नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं हम और लगभग 50 सवाल हमने कर लिए हैं। अगला सवाल है, साधारण ब्याज की 3 योजनाओं में 52,000 रुपए का निवेश किया गया। वार्षिक ब्याज दर क्रमशः 8%, 15% और 11% है। पहली स्कीम में 19,000 रुपए का निवेश किया गया था। यदि 5 वर्षों के बाद अर्जित कुल ब्याज 28,150 रुपए है तो तीसरी योजना में कितना पैसा निवेश किया गया था। हमसे फाइनली पूछा है कि तीसरी योजना में कितना पैसा निवेश किया गया था। तो पहली योजना में कितना, स्कीम में कितना निवेश किया, 19,000 रुपए। ठीक है, तो बचा कितना, 33,000। ये पहली योजना में और ये सेकंड प्लस थर्ड में। पेन से काम नहीं कर रहा। ठीक है, पहली योजना में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड में है 15 और 11, 15 और 11। देखो इस 11 को कैसे हम लिख सकते हैं, 15 माइनस 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमें अगले 5 सालों में 28,150 रुपए इंटरेस्ट के तौर पे मिले। कितने, 28,150 रुपए इंटरेस्ट के तौर पे 5 सालों में। तो एक साल में कितना मिला, ये मिलेगा 5,630। ठीक है, एक साल का इंटरेस्ट आया तीनों स्कीम का ओवरऑल मिलाकर। देखो यहां से ओवरऑल एक साल का इंटरेस्ट आया 5,630 और 19,000 हमने दे रखे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो 19,000 का 8% हम निकालें, ठीक है, इसकी 3 जीरो रहेगी, ये 2 आपस में कट जाएगी, 1 बचेगी। ठीक है, 19 अट्ठे ये होता है 152 और 1 जीरो। तो इस 5630 में से 1520 रुपए तो 19,000 रुपए में मिले हमको, बाकी जो बचे वो 33,000 रुपए में मिले। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0,114। क्लियर, इतना ब्याज हमें इस 33,000 रुपए में मिला। अब यहाँ पे सेकेंड अमाउंट पे तो मिला हमें 15% और थर्ड अमाउंट पे मिला 11%। ओवरऑल हम 15% माने तो इस 33,000 का हमें 15% निकालना है। ठीक है, ये परसेंट से 2 जीरो हट जाएगी और इसका इसमें इंटू करेंगे तो 30 में करें पहले, 45 और 30, 3 15। तो यहां से ये वैल्यू निकल कर आएगी 9,000, 4,950। क्लियर, देखो यहाँ पे निकल गई 4,950 और हमारे हमारे पास इंटरेस्ट अब कितना बचा है शेष, 4110। ये कितना ज्यादा है, ये 840 ज्यादा है। ये 840 ज्यादा क्यों आया, क्योंकि हमने जो है वो थर्ड अमाउंट पे, थर्ड स्कीम पे 4% एक्स्ट्रा मान के हमने ये 15% निकाला है। दोनों में 15% नहीं था, इस पे 15% था, उस पे 11% था, हमने 4% एक्स्ट्रा निकाला है, इसलिए ये 840 रुपए का फर्क आया है। यानी कि थर्ड अमाउंट का 4% की वैल्यू है हमारे पास 840 रुपए। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आएगी 210 और 100% की वैल्यू आएगी 21,000। पूछा है हमसे तीसरी योजना में कितना पैसा निवेश किया, तो 21,000 रुपए। समझ में आया, पहली योजना में 19,000, दूसरी योजना में 33। पहली पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, दूसरी पे 15 और तीसरी पे 11। इस 11 को हमने लिखा 15 माइनस 4, क्योंकि हम ओवरऑल का 15% लास्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हमें ब्याज मिल रहा था 28,150, इसको डिवाइड किया हमने 5 से, तो एक साल का निकल कर आया 5630।
फिर हमने 19,000 का 8% निकाला तो वो निकला 1520। इन दोनों का डिफरेंस, इस 5600 में से 5630 में से 1520 तो 19,000 मिल गया हमको, एक्स्ट्रा बचा कितना 4110 रुपए। इस 33,000 का हमने 15% निकाला, वो निकले क्या आया 4,950 रुपए। ये एक्स्ट्रा क्यों आया 840 रुपए? क्योंकि हमने थर्ड स्कीम में 4% एक्स्ट्रा ब्याज निकाला है मानकर, तो थर्ड स्कीम का 4% ही 840 रुपए है। टोटल कितना आएगा 21,000। अगला सवाल है, पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर वार्षिक 8% है, अगले 4 वर्ष के लिए वार्षिक 10% है, 6 वर्ष के बाद की अवधि के लिए वार्षिक 12% है। यदि 9 वर्ष के बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में 18,358.61 रुपए प्राप्त होते हैं तो उसके द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करें। तो पहले चार चार कितनी 2 वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष की कितने हैं 8% से, यानी कि यहाँ से आएगा टोटल 16%, प्लस अगले 4 वर्ष के लिए 10% से, यानी कि 40%, और 6 वर्ष के बाद की अवधि के लिए, 2 तो यहाँ और 4 यहाँ, 6 वर्ष हो गए, 6 वर्ष की बाद की अवधि के लिए 12%। टोटल कितने साल के ब्याज लिया 9 वर्ष का, तो 6 के बाद 9 3 सालों, 3 सालों तक 12% के हिसाब से, यानी कि 36% हो। ठीक है, टोटल परसेंटेज वैल्यू देखें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो ये आएगी तीनों को जोड़ने पर 92%। क्लियर? उस 92% का की वैल्यू हमें दे रखी है 18,358.60। 92 हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, क्योंकि निवेशित राशि पूछी है। देखो ये दो डेसिमल हट जाएंगे 100 से, और यहां से चेक कर लेंगे हम, ये देखो यूनिट डिजिट दो यूनिट का सेम है। क्लियर? इसको पहले 2 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जाएगा 4 और 6। ठीक है, इसको भी जब 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 9 1 7 9 और 3 0। 6 से जाना है हमें 3 पर। देखो यूनिट डिजिट 5 ही बनेगा, इसको कितनी बार काटे हम, ऊपर नीचे काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो 6 से जाना है 3 पर हमें, तो यूनिट डिजिट आएगा 5। क्लियर? और इस 46 से अगर इसको काटे हम 91 को, तो ये एक बार जाएगा, देखो 2 बार नहीं जाएगा। ठीक है, 2 बार होने के लिए यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए 92। ठीक है, यहाँ पे 91 ही है, यानी कि 1.9 समथिंग जाएगा, तो यूनिट डिजिट 5 आएगा और आगे 1 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है ऐसा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि निवेशित करता है। यदि साधारण ब्याज की दर 13% वार्षिक है तो 3 वर्ष के अंत में कुल धनराशि 24,948 रुपए है। उसके द्वारा प्रतिवर्ष जमा की जाने वाली धनराशि ज्ञात करें। देखो सवाल में बोल रखा है कि कोई व्यक्ति जो है प्रत्येक साल के आरंभ में एक निश्चित धनराशि जमा करता है, और ऐसा वो 3 साल तक करता है। क्लियर? यानी कि फर्स्ट ईयर उसने 100 रुपए मान लिया हमने जमा किए, ठीक है, उस पर वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा उसको 13% की दर पे। ठीक है, 13% की दर से। अगले साल फिर उसने 100 रुपए जमा किए, इस पे भी 13%। अगले साल उसने फिर 100 रुपए जमा किए, इस पे भी 13%। देखो इस 100 रुपए पर अगले 3 साल तक ब्याज मिलेगा। क्लियर? यानी कि 13% के हिसाब से 3 साल तक ब्याज मिलेगा, यानी कि 39% यहाँ से ब्याज मिल जाएगा उसको। ठीक है, और इस पे 2 साल तक ब्याज मिलेगा, यानी कि 26, और इस पर 1 साल तक। टोटल ब्याज कितना मिलेगा 3 2 5 और 6, 13 78, 78% का उसको ब्याज मिल जाएगा। और प्रिंसिपल ये दे रखा है हमें कुल धनराशि, यानी कि अमाउंट की वैल्यू दे रखी है। प्रिंसिपल होगा 100% और 78% इंटरेस्ट, टोटल आएगा 178%। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 24,948। उसके द्वारा प्रतिवर्ष, यानी कि देखो ये परसेंटेज वैल्यू तो 100, इसकी 100% वैल्यू क्या होगी 300 होगी। ठीक है, और ये ब्याज, तो ये 378 आएगा। हमें 100% यानी कि
पर ईयर जो अमाउंट जमा कर रहा था उसकी वैल्यू निकालनी आई। तो 8 से जाना है हमें 8 पे, तो यूनिट डिजिट आएगा हमारा 6, ऑप्शन बी। ठीक है, 20 एज इट इज। समझ में आया? 100 रुपये वो हर साल जमा कर रहा था, 100 रुपये वो हर साल जमा कर रहा था। पहले साल उसको 13% से 3 साल तक ब्याज मिलेगा, यानी 39, ये परसेंट हटा देना यहाँ से, परसेंट नहीं, 39 रुपये। 100 रुपये पर 13% के हिसाब से 2 साल में 26 रुपये, 100 रुपये से 13% के हिसाब से 13 रुपये, टोटल कितने 78 रुपये। और प्रिंसिपल कितना है उसका 300 रुपये, यानी टोटल अमाउंट 378। इसकी वैल्यू हमें 24,948 दे रखी है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। जमा किए जाने वाली धनराशि उसके द्वारा प्रतिवर्ष, जो कि 100 रुपये कर रहा था, वो 100 की वैल्यू निकालनी है हमें। यूनिट डिजिट चेक किया, 6 आएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 4 वर्ष तक एक राशि जमा करता है, 4 साल बाद ₹12,600 उसके खाते में हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक वर्ष व्यक्ति द्वारा जमा की गई धनराशि का योग ज्ञात कीजिए। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट और ये हो जाता है प्रिंसिपल। क्लियर? 4 वर्ष तक उसने राशि जमा की, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल, यानी कि ये 4 साल तक इसने जमा किया। और इस पर 12.5% ब्याज मिला, यानी कि 1-1 रुपया। इस 8 रुपए पर 4 साल तक ब्याज मिलेगा, यानी कि 4 रुपया, या इस पे 3 रुपए। पहले सवाल जैसे ये बिल्कुल सवाल ये, इस पे 1 रुपया। ठीक है, ये पहले साल इसने जमा किया, इस पे 4 साल तक ब्याज मिलेगा, इस पे 3 साल तक, इस पे 1 साल 2 साल तक, और इस पे 1 साल तक। 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है? 8 रुपए पर 1 रुपया। तो यहाँ पे टोटल 4। तो अमाउंट क्या होगा यहाँ से? ये अमाउंट दे रखा है 12,600, तो अमाउंट होगा 8 चौक 32, तो यहाँ से, और 7 और 10 42। ठीक है, अमाउंट की वैल्यू हो गई 42 यूनिट, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 12,600। प्रत्येक वर्ष जमा की गई धनराशि की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये 8। ठीक है, तो 8 48, और 2 से जाना है 8 पर, यानी कि यूनिट डिजिट आएगा 4। ठीक है, कैलकुलेशन भी कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहां तक हो सके कैलकुलेशन को हमें अवॉइड करना है। लास्ट में अगर काट पीट कर आंसर ही लाना है तो हमें यूनिट से आंसर लाना है। एग्जाम में भी आदत ऐसी डालना है कि एग्जाम में जाके भी हम पूरी कैलकुलेशन ना करें। अगला सवाल है, आर्य 5,400 को 4 साल के लिए और सोनू 7,200 को 3 साल के लिए निवेश करता है। यदि दोनों का साधारण ब्याज 6,912 रुपए प्राप्त होती है और दोनों की दर का अनुपात 3:5 है, तो आर्य ने अपनी राशि को किस अनुपात में निवेश किया था? तो ये देखा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशनल वैल्यू। तो प्रिंसिपल 5,400, इसमें टाइम का इंटू करेंगे और इसको रेट को मान देते हैं 3x। ठीक है, प्लस दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास? 7,200। टाइम की वैल्यू हमारे पास 3 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5x। इनकी कंबाइंड वैल्यू हमें दे रखी है 6,912 रुपए। क्लियर? देखो ये परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 आएगा, तो इस 100 से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, ये कैंसिल हो जाएगी। अब करना है हमें इनका इनटू, तो 5 का 3 में करते हैं 150 और 4 तिया 12, 162, 162 का फिर 4 में, तो 16 चौक 64 और 16, तो यहां से ये बनेगा 680 x प्लस इसका करना है हमें 15 और 15 का 72 में, तो ये बनेगा 15 7 105 और 2 और 3 108 1080 x। इन दोनों को ऐड करें, ये x 0 लगाना है, ठीक है,
इन दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा 1728 एक्स, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 6912। एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो 17 चौक 68 होता है, और 28 का 4 में करें तो 112, ठीक है। 30 का 4 में करेंगे 120, और 8 माइनस करेंगे तो 112, यानी कि ये 4 टाइम दे रखा है, 4 टाइम। एक्स की वैल्यू 4 आई, हमें निकालनी है आर्य ने अपनी राशि को किस दर पर निवेश किया था। आर्य का नाम पहले दे रखा है, यानी कि 3 का 4 में इंटू करेंगे हम, तो ये आएगी 12%। कैलकुलेशन थी सवाल में, बाकी सवाल ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल है, सुदीप ने एक निश्चित राशि का 1/8 भाग 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया, और उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया, और शेष धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 1674 रुपए है, तो निवेश की गई कुल धनराशि कितनी होगी। देखो हमें संख्या में 1/8 भी करना पड़ेगा, 3/5 भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल हम कुछ ऐसा मान लें जो इन दोनों से कट जाए। क्लियर। तो प्रिंसिपल हमने मान लिया 4000, ठीक है। इस 4000 का 1/8 करेंगे हम, 1/8वां भाग, तो ये आएगा 500। क्लियर। इस 500 का फिर हमें निकालना है 5%। 1/8 भाग को 5%, देखो 2-2 वर्ष का दे रखा है सब में, इस 2 वर्ष का नहीं 1 वर्ष का निकालते हैं, क्योंकि अमाउंट हमें 2 वर्ष का दे रखा है। फिर इसको आधा कर लेंगे हम तो काम बन जाएगा, इन सभी को डबल नहीं करेंगे, इसको आधा कर लेंगे। इसका 5% निकालते हैं तो ये बनेगा 25, ठीक है। इस 4000 का फिर 3/5 निकालेंगे हम, तो ये आएगा 2400, और इस 2400 का जब हम 6% निकालेंगे तो ये आएगा 144। क्लियर। अब बची धनराशि कितनी, 500 तो ये हो गई, 400 ये हो गई, यानी कि 2300 ये हो गई, बची 1100। इसका हमें निकालना है 10%, यानी कि 110 रुपए। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ हमारा, इन सभी को जोड़े हम तो ये बनेगा 279। क्लियर। हमें टोटल ब्याज कितना मिला 1674, ये कितने सालों का, 2-2 साल का। तो इसको 2 से डिवाइड करें तो ये आएगा 837। देखो सवाल में दे रखा है कि ब्याज 837 है, हमारे पास आया 279, कितने गुना, देखो ये 300, ये 900 के लगभग 3 गुना, ठीक है। 9 से 7 पे जाना है तो 3 से इंटू करना पड़ेगा, 3 गुना दे रखा है। क्लियर। तो प्रिंसिपल भी अपने आप में 3 गुना होगा, यानी कि 12,000। खत्म सवाल। अगला सवाल है, एक व्यक्ति कुल मूलधन का 5/12 भाग 9% वार्षिक दर से निवेशित करता है, मूलधन का 2/9 भाग 11% वार्षिक दर से, और शेष भाग का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेशित करता है। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज 38,790 रुपए है, तो कुल निवेशित राशि ज्ञात करें। बिल्कुल पिछले सवाल जैसे सवाल है ये, कोई फर्क नहीं है, उसमें 2-2 साल का दे रखा था, इसमें 1-1 साल का दे रखा है। देखो मैं 5/12 भी करना पड़ेगा और 2/9, ठीक है। तो प्रिंसिपल हम मान लेते हैं 36 यूनिट, 36 यूनिट हमने प्रिंसिपल माना, तो इसका 5/12 करेंगे तो ये बनेगा 15 यूनिट, और 2/9 करेंगे तो ये बनेगा 8 यूनिट। 15 और 8 ये हो गया 23, बचा कितना 13 यूनिट। पहले वाले को इन्वेस्ट किया 9% पर,
दूसरे को 11% पर और तीसरे को 16% पर। क्लियर, यहां तक समझ में आया? देखो टोटल निकालते हैं अपने हम इसका 15 का इस 9 में इंटू करें हम तो ये बनेगा 135%। फिर ये बनेगा 88%। और इस 16 का अगर 13 में करें तो ये बनेगा 208%। और इन तीनों को अगर जोड़े हम तो ये बनेगा 431। ठीक है, 431 कितने यूनिट पर? टोटल 36 यूनिट पर। ये हमने निकाल लिया ओवरऑल वेटेज। ठीक है, ये अलग अलग परसेंटेज वैल्यू दे रखी थी, सबका आपस में इंटू करके टोटल में डिवाइड कर दिया तो ये एवरेज वैल्यू आ गई इनकी, इतनी है। एवरेज वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 38,790। क्लियर, यानी कि ये 38,790 के बराबर ये वैल्यू है 431 इंटू 36। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। ठीक है, इसको मैं रफ हटा देता हूँ। हंड्रेड की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यूनिट डिजिट अलग अलग दे रखे हैं, 6 नीम 54 और 1 से 4 पे जाना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 4, ऑप्शन ए। और 3 जीरो दे रखी है, 1 और 2 जीरो भी देख सकते हैं। ये प्रोसेस क्यों की हमने? वेटेड एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, इन दोनों की, इन तीनों की क्या एवरेज परसेंटेज वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आएगी 431/36। अगला सवाल है, यदि एक व्यक्ति को इसके निवेश के 1/4 भाग धन पर 7.2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज मिलता है और शेष बचे धन के 2/5 भाग पर 5.3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज मिलता है। शेष बची धनराशि पर 5.8% की दर से ब्याज प्राप्त होता है। 3 वर्षों के पश्चात व्यक्ति को 82,600 रुपए प्राप्त हुए, तब उसका प्रारंभिक निवेश कितना था? फिर से यहाँ पे 1/4 करना है हमें, 2/5 करना है और फिर रिमेनिंग का करना है। ठीक है, तो 4 और 5 का एलसीएम 20 मान लेते हैं हम, यानी कि हमारी प्रिंसिपल है 20 यूनिट। इसका निकालना हमें 1/4 जो कि आएगा 5 और शेष का 2/5 यानी कि 15 का 2/5 3 और 6। ठीक है, 11 और बचेगा 9। इसको 7.2% पर इन्वेस्ट कर रखा है, इसको कर रखा है 5.3 पर और रिमेनिंग को 5.8 पर। इसमें वही प्रोसेस है, वेटेड एवरेज हमें निकालना पड़ेगा इनका, एवरेज परसेंटेज वैल्यू। तो सबका इंटू नहीं करते हैं, कोई वैल्यू मान लेते हैं, उससे आसान हो जाता है। वेटेड एवरेज परसेंटेज में निकालना सिखाया था मैंने, सिखाया था ना, तो उसी के बेस पे करना है। यहाँ पे मैंने बताया था कि परसेंटेज और रेशियो ये 2 चैप्टर बेस होते हैं अर्थमेटिक की। ये 2 चैप्टर अगर नहीं पढ़े हैं हमने तो हम परसेंटेज, ये अर्थमेटिक के बाकी जो चैप्टर्स है वो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। क्लियर, तो अगर परसेंटेज नहीं पढ़ा है, वेटेड एवरेज नहीं पढ़ा है आपने, तो ये समझने में भी दिक्कत आ सकती है आपको। तो कोई इसका मान लेते हैं, कोई एक इनके बीच की वैल्यू मान लेते हैं, माननी पड़ेगी। हम 5.8 मान लेते हैं। ये कितना एक्स्ट्रा है? 5.8 से 0.2 और 1.4 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है? 1.4। और ये कितना कम है? 0.5 कम है। इस 5 का जब इसमें करेंगे हम इंटू तो ये बनेगा 5 और 2 7। ठीक है, प्लस का 7 और इस 6 का इस 0.5 में करेंगे माइनस का तो 3 आएगा। ये ओवरऑल कितना बनेगा? 4। ये 4 एक्स्ट्रा आया कितनी यूनिट पर?
20 यूनिट पर। सब में बांटेंगे, ये एक्स्ट्रा 4 है जो, तो ये आएगा यहां से 0.2। क्लियर, ये 0.2 बढ़ेगा। तो इस 5.8 में जब 0.2 ऐड करेंगे हम तो ये बनेगा 6%। यानी कि इन सभी की एवरेज परसेंटेज वैल्यू क्या आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। क्लियर। और ये कितने 3 वर्षों तक लगी। उसके पश्चात व्यक्ति को 82,600 रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, यानी कि ये अमाउंट दे रखा है 3 साल बाद का। 6% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना होगा, 18%। और अमाउंट हो जाएगा 118%। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 82,600। हमें निकालनी है तब प्रारंभिक निवेश। प्रारंभिक निवेश कितना था, 100। देखो ध्यान से देखो इन नंबर्स को। इसमें 7 का इंटू करें तो 700, और 18 में 7 का करेंगे हम तो 126। ठीक है, 18 7 126, यानी कि ऊपर वाला 7 बार कटेगा पूरा। और 2 और 2 4 0, यानी कि 70,000। ये चीज वेटेड एवरेज समझा चुका हूं मैं परसेंटेज में। ठीक है, बहुत काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने एग्जाम्पल के साथ। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पे रिपीट करके नहीं बता सकता मैं, क्वेश्चन में यूज हुआ है तो क्वेश्चन के तरीके से यूज करना पड़ेगा इसको। अगला सवाल है, 36,000 की धनराशि के 2 भाग ए और बी में इस प्रकार निवेशित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष में साधारण ब्याज बराबर बनता है। ठीक है, साधारण ब्याज जो है वो बराबर बन रहा है। ठीक है, तो ए और बी, इसको 2 साल के लिए और इसको 4 साल के लिए। देखो टाइम इसका है 1 यूनिट, इसका है 2 यूनिट, लेकिन ब्याज जो है वो बराबर बन रहा है। यानी कि इनकी जो अमाउंट वैल्यू है, प्रिंसिपल जो होगा वो अपोजिट होगा। यानी कि इसका प्रिंसिपल 2 होगा और इसका 1 होगा, तब जाकर ब्याज में बराबर मिलेगा। क्लियर। तो इस रेशो में जो ये प्रिंसिपल है ये डिवाइड होगा 2 और 3, यानी कि इसको मिलेंगे 1 को 24,000 और इसको मिलेंगे 12,000। ठीक है, हमसे ए से ब्याज पूछा है, तो इस 24,000 का 15% के हिसाब से 2 साल का ब्याज 30%। तो 24 दिया 72, 7,200 आंसर आएगा इसका। पहले हमने दिक्कत कर दी थी, गलत कर दिया था। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 9,000 का निवेश 3 भागों में 3%, 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किया। वर्ष के अंत में उसे तीनों ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई। उसे 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि का निवेश किया। ठीक है, देखो ए पे 3% के हिसाब से बराबर, बी पे 4% के हिसाब से और सी पर 6% के हिसाब से, ये आपस में बराबर है। बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज की रकम ये होगी, ए का अमाउंट उसका 3%, बी का अमाउंट उसका 4%, प्रिंसिपल उसी का प्रिंसिपल उसका 6%। रेशो में सिखाया मैंने, जब ऐसी कंडीशन हो तो मैं एलसीएम लेंगे इनकी एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इनके बेस में जो वैल्यू होती है, इनके इंटू में 1 होना चाहिए और बेस में जो वैल्यू होती है वो इनकी एक्चुअल वैल्यू होती है। तो इसको सोल्व करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे इसका। ठीक है, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 4, बी की वैल्यू आएगी 3, सी की वैल्यू आएगी 2। ये आ गई इनकी एक्चुअल वैल्यू। और कुल मिलाकर इनके पास निवेश करने के लिए 9,000 रुपए थे। इन तीनों को ऐड करें तो ये बनेगा 9 यूनिट। इसकी वैल्यू दे रखी है 9,000, यानी कि 1,000 गुना। और हमसे पूछा है कि उसने 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि निवेश की थी, 2 यूनिट, यानी कि 2,000। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने 17,200 की धनराशि को 3 भागों में विभाजित कर उसे 5%, 6% और 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। 2 वर्षों की समाप्ति पर उसे सभी तीनों स्थितियों में एक समान ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, एक समान जो है वो ब्याज प्राप्त हुआ।
9% ब्याज पर निवेश की गई धनराशि कितनी होगी। बिल्कुल पिछले सवाल जैसे सवाल है, कोई फर्क नहीं है इसमें भी। अमाउंट आएगा 5% ए का, ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आएगा, और बी का 6%, सी का 9%। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे हम, 90 एलसीएम आएगा, तो ए की वैल्यू आएगी 18, बी की 15 और 10, टोटल आएगा ये 43 यूनिट। इस 43 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 17,200। हमें निकालनी है 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश कितनी की गई। 9% पर 10 यूनिट, तो यहाँ से 3 से जाना है 2 पर, यूनिट डिजिट आएगा 4 3 चौक 12। अगला सवाल है 23,790 रुपए की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है और ए बी सी को क्रमशः 2 3 और 4 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है, ठीक है, राशि जो है वो बराबर है, अमाउंट बराबर है यहाँ पे, तो ए ने कितने रुपए ऋण लिया था। देखो अमाउंट बराबर है, तो ए का अमाउंट कितना होगा, 5% के हिसाब से 2 साल तक का 10%, टोटल अमाउंट होगा 110%। इसे बी का होगा 115% और सी का होगा 120%। ये आपस में है बराबर। क्लियर। तो हमें फाइनली ए को कितने रुपए मिले ये निकालना है। देखो मैंने आपके रेशियो में बताया था कि जब ऐसी वैल्यू हो तो इनका एक्चुअल इनकी वैल्यू निकालने के लिए जिसकी वैल्यू निकालनी है वो छुपा दो, बाकी इन दोनों का इंटू कर दो, तो इससे भी इसकी वैल्यू आ जाती है। होता ही एलसीएम निकालने का तरीका, कोई बड़ी बात नहीं है। इन सभी का आपस में इंटू करें, फिर इससे डिवाइड करते हैं हम, तो बचता क्या है, ये दोनों, इन दोनों का इंटू तो बचता है, उसी को एलसीएम कहते हैं। ए की वैल्यू आएगी 115 इंटू 120। हमें ए की वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें एक प्राइम नंबर होता है 23, होता है, सभी को पता है। तो मैं सारा कंपैरिजन करने के बाद इसी में इंटू करना पड़ेगा, यानी कि 23 का मल्टीपल ऑप्शन होगा। ठीक है, इन सभी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कौन सा 23 का मल्टीपल कौन सा है। तो इन ऑप्शन में देखो ये नहीं ऑप्शन 23 का मल्टीपल, और इसको देखें तो ये भी नहीं है 28 25, ये भी 23 का मल्टीपल नहीं है, केवल ई की ऑप्शन है जो 23 का मल्टीपल है। 69, 23 या 69 और 23 छंग 138, ये 23 से कटेगा। बाकी तरीका वही है, इनका एलसीएम लेना, इसको यहाँ पे इंटू करना, इन तीनों को कंपेयर करके फिर इसके इक्वल रखना, इसके इक्वल जब रखेंगे और फिर ये जो वैल्यू आएगी यहाँ की इसमें इंटू करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो 2 सवालों में पिछले सवालों में हमने किया था। कैलकुलेटिव सवाल है, एग्जामिनर देगा इसीलिए का क्योंकि इसमें एक प्राइम नंबर छुपा हुआ है, तो बंदा इस कैलकुलेशन से बचने के लिए इस प्राइम नंबर से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता है। ठीक है, बाकी इतना कैलकुलेटिव सवाल एग्जाम में आता नहीं है। ठीक है, मेंस में आ सकता है, प्री लेवल में नहीं आता है, क्योंकि प्री लेवल में टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। वो ऐसे ही सवाल डालेगा प्री लेवल में जो 30 सेकंड के अंदर अंदर हो जाए, मैक्सिमम 1 मिनट। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने कुल 15 लाख रुपए का निवेश किया, इसका एक हिस्सा सावधि जमा में 6% वार्षिक ब्याज दर पे निवेश किया, सावधि मतलब फिक्स डिपॉजिट, और शेष राशि का 2:1 के अनुपात में 2 अन्य जमाओं में निवेश की गई थी, क्रमशः 4% और 3% की वार्षिक ब्याज कमा रही थी इस 2:1 अनुपात पे। यदि कुल वार्षिक ब्याज आय 76,000 रुपए है तो सावधि जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट निवेश की गई राशि लाख रुपए में कितनी है। देखो फिक्स डिपॉजिट में कितने परसेंट वार्षिक ब्याज दर से, 6% से। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट क्या आएगी 6%। बाकी शेष को उसने 2:1 के अनुपात में जमा किया, जिस पर 4% और 3% इसको इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो ओवरऑल निकाले यहां से 8 और ये 3, ये कितने यूनिट पर, 2 और 1 3 यूनिट पर, तो आएगा 11/3। ठीक है,
बाकी जो बचा था रिमेनिंग पर 11/3% पर इसको दिया है इसने। तो फिक्स डिपॉजिट का हो गया 6% पर और रिमेनिंग हो गया 11/3% पर। अब हम ब्याज कितना मिला टोटल 76,000 कितने पर 15 लाख पर। लाख है ना, एक जीरो और आएगी, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो चली जाएगी, तो ये यहां से बनेगा। परसेंटेज वैल्यू निकालनी है हमें, 100 का इंटू और करेंगे हम, तो 15 तो आएगा 76/15। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आई 76/15। यहां से इनकी फ्रैक्शन, ये मिश्रण का सवाल हो गया, ठीक है, मिश्रण नहीं पढ़ाया तो नहीं समझ में आएगा। ओवरऑल इफेक्ट आएगा ये, और इन दोनों का ओवरऑल आया 13/11/3। टोटल पर ईयर इन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आई 76/15%। इसको जब इसमें से घटाएंगे हम 6 में से, तो 15 संग 90, 90 में से 76 चले जाएंगे, तो ये बनेगा 14/15, ठीक है। और इसको इसमें से घटाएंगे तो ये बनेगा 21/15, ठीक है। 15 से 15 कैंसिल, और ये 7 से सिंप्लीफाई हो जाएगा 3, और ये 2, ठीक है। 3 और 2 5 यूनिट, इस 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 15 लाख। हमसे पूछा है फिक्स डिपॉजिट में जमा की गई होती निधि, एक की वैल्यू आएगी 3 यहां से, इसमें 3 का इंटू करेंगे तो 9 लाख। फिक्स डिपॉजिट का हमें वैल्यू दे रखी थी 6%, इन रिमेनिंग की 2:3 अनुपात में 4% और 3% की सब दे रखी थी, उसकी निकाली हमने ओवरऑल 11/3%। पर ईयर का इंटरेस्ट दे रखा था 76,000 15 लाख पर, इसकी परसेंटेज वैल्यू हमने निकाली 76/15। इसको और भी काट सकते हैं हम, ये कट जाएगा 16, नहीं ये और नहीं कटेगा, ठीक है, ये 76 ही रहेगा, 76/15। ये इसको इसमें से घटाएंगे तो 14/15, इसको इसमें से घटाएंगे तो 21/15। 15 से 15 कैंसिल, इनका रेशियो आएगा 3 2 का यानी कि 5। 5 की भी यूनिट दे रखी है हम 15 लाख, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 3 लाख, और इस 3 में इंटू करेंगे तो 9 लाख। अगले सवाल है, एक व्यक्ति ने कुछ राशि 15% साधारण ब्याज पर और कुछ 20% साधारण ब्याज पर निवेश की। उन्होंने 250.50 रुपए का वार्षिक ब्याज प्राप्त किया, लेकिन अगर उसने निवेश की गई राशियों को आपस में बदल दिया होता तो उसे 10 रुपए ब्याज के रूप में अधिक मिलते। उसने 15% साधारण ब्याज पर कितने निवेश किए। देखो परसेंटेज में भी सिखाया था मैंने शिफ्टिंग मेथड, ये थोड़ा एडवांस रूप है उसका, ठीक है। इसमें हम एक वैल्यू को अगर 0 कर देंगे तो दूसरी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। देखो स्टार्टिंग में ए और बी की क्या देखिए, एक का सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज 15% और बी का दे रखा है 20% साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है। अगर इनको आपस में बदल दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी कि इसको डाल दिया जाए 20% पर, उसको 15% पर, ऐसा करने पर 10 रुपए ज्यादा मिलते हैं। कितने रुपए, यानी कि यहाँ 250.5 मिल रहे थे तो यहाँ पे 260.5 मिलने लग जाएंगे। यहाँ पे 5 की वृद्धि हुई 5% की, यहाँ पे 10 रुपए की वृद्धि हुई। क्लियर, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 5% की वृद्धि हुई एक ही अमाउंट में, तो अमाउंट में फर्क आया 10 रुपए का। हमें निकालना है 15% साधारण ब्याज पर कितना निवेश किया गया। देखो हमें बढ़ते हुए फ्लो की तरफ जाना है। 5 की वृद्धि हुई, 10 10 रुपए यहाँ पे बढ़ गए,
और यहाँ पे ऑटोमेटिक 5% कम हो गए। ठीक है, अगर हम इसको 0 कर दें, यानी कि इसको 15% और घटा दें, इसको कर दें हम 0, तो ये 15% और बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? तो ये 15% बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 35%। देखो 5% के बढ़ने पर 10 रुपए बढ़े थे, तो अगले 15% पर फिर ये 30 रुपए बढ़ जाएगा। ठीक है, 260 और 30 रुपए, यानी कि 290.5 रुपए ये वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? ये वैल्यू कब आई? जब इसको ये 30% इसकी इंटरेस्ट रेट हुई ए पर 30% के हिसाब से, तो वार्षिक ब्याज 290.5 प्राप्त हुआ, यानी कि ए का 35% 290.5 है। ठीक है, इसका डबल लेते हैं हम 70%, तो ये आएगा 290 का डबल और 1 581। ये 70% के बराबर है, 100% की वैल्यू आएगी 830 रुपए। और निकालना भी यही था 15% साधारण ब्याज पर कितना निवेश किया गया, तो 830 रुपए। एक बार और एक्सप्लेन करता हूं मैं। ठीक है, ए की जो अमाउंट राशि थी, धनराशि प्रिंसिपल, उसको 15% पर निवेश किया गया, बी को किया गया 20% पर। अगली लाइन बोलिए कि अगर इनको इंटरचेंज किया जाए, आपस में राशियां बदली जाए। ठीक है, निवेश की गई राशि बदले या फिर उसकी परसेंटेज वैल्यू, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो बदले, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें चेंजेस दे रखा है ब्याज में। तो ये अगर आपस में बदला तो ये 5% बढ़ा, 15 से 20 हुआ, तो ये ऑटोमेटिक 5% डिक्रीज हुआ। क्लियर? यहाँ पे 5% बढ़ते ही पैसों में कितना, रुपए में कितना फर्क आया, 10 रुपए का। अगर हम इसको 0 कर दें, जितनी भी बढ़ानी है सब इसको बढ़ा लें, इसको 15% और बढ़ा दिए 35% हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। 5% इंक्रीज हुआ तो 10 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, 15% और इंक्रीज करेंगे तो 30 रुपए का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि वैल्यू जो 260 थी वो 290.5 हो जाएगी। क्लियर? ये कब होगी? जब ए का हम 35% बढ़ा लेंगे या इंटरेस्ट ले लेंगे ए से। ए का 35% 290.5, 70% का डबल, क्योंकि ये पॉइंट हट जाएगा इससे 581, और 100% इसका 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56, और 2 बचेंगे 7 21, और 0 70, ये 100 की वैल्यू 830। अगला सवाल है, यदि ए ने x% वार्षिक दर पर p रुपए और बी ने y% वार्षिक दर पर q रुपए, q ग्रेटर देन p, ए की समय पर साधारण ब्याज पर उधार लिए, तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी? देखो टाइम सेम है और क्यू बड़ा है। ठीक है, धनराशि क्यू ने जो उधार ली वो बड़ी है, तो उसकी इंटरेस्ट रेट कम होगी, ताकि उनका ऋण जो है वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो जैसा सवाल बोल रहे हैं वैसा हम करेंगे। माना उनकी जो राशि है, अमाउंट है, वो 30 साल बाद इक्वल हो जाएगा। कितने साल बाद? 30 साल बाद। अमाउंट क्या होता है? पहले ही दिन मैंने समझाया था कि प्रिंसिपल हमने पी मान लिया, प्लस प्रिंसिपल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का इनटू, यही होता है हमारा अमाउंट। ये तो हो गया पी का, और बी का अमाउंट क्या दे रखा है, प्रिंसिपल क्या दे रखा है, क्यू। क्यू पे y% दर से टी टाइम का ब्याज, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। टी का हमें पता नहीं है कि कितना परसेंट है, टी की वैल्यू हमें निकालनी है कितने वर्ष बाद, यानी कि टी की वैल्यू एक्चुअल में इस सवाल में निकालनी है। तो ये क्यू बड़ा है, तो ये पी इधर आएगा, यानी कि क्यू माइनस पी। सवाल में दे रखी क्यू बड़ा है पी से,
Q को इधर ले जाएंगे, P को इधर ले जाएंगे, और ये QY जो है वो इधर आएगा, तो ये बनेगा इधर PX माइनस QY परसेंट T। ठीक है, अगली कंडीशन में हो जाएगा Q माइनस P अपॉन ये बटे में आ जाएगा PX माइनस QY, और ये परसेंट देखो बटे में रहेगा। ठीक है, हटेगा तो ये ऊपर आ जाएगा साइन। T, ये वैल्यू जहां होगी वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन है। समझ में आया आपको? ये बेसिक है बिल्कुल, हम संख्यात्मक रूप से अभी तक सवाल करते आए हैं, ये एक्स वाई के फॉर्म में है। ठीक है, ए का प्रिंसिपल दे रखा है हमें पी रुपए पर x% से टी समय में ये अमाउंट हो जाएगा। क्यू रुपए पर, क्यू प्रिंसिपल और क्यू का y% टी समय में ये अमाउंट, ये आपस में बराबर कब हो जाएंगे। टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बस इनको जमाया ठीक से तो टी की वैल्यू निकाली, और कुछ नहीं है ज्यादा इस सवाल में। अगला सवाल है, एक बैंकर एक ग्राहक को साधारण ब्याज पर 4,000 रुपए देता है। पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर x% है, दूसरे वर्ष के लिए x+3% है, तीसरे वर्ष के लिए x+6% के लिए, और इसी तरह छठे वर्ष के अंत में ग्राहक बैंक को 7,480 रुपए का भुगतान करता है और अपने ऋण चुकाता है। x का मान हमें फाइंड आउट करना है। देखो राशि थी 4,000, कितनी 4,000, वो बढ़कर कितनी होगी 7,800, 480। ठीक है, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू ले हम, तो ये 0 से 0 कट जाएगा पहले और 4 से कट जाएगा, यानी कि 100, और ये आएगा 187। ब्याज कितना मिला 87 यूनिट का। ठीक है, पहले वर्ष के लिए x%, दूसरे वर्ष के लिए x+3%, तीसरे वर्ष के लिए x+6%, चौथे वर्ष के लिए देखो 3 बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगले साल 9, फिर 12 और फिर 15, हो गए 6 साल। इंटीजर काउंट करें संख्यात्मक रूप, तो ये आएगा 45 प्लस 6x। इस 78 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 45, 6x प्लस 45, बराबर। तो ये इसके इक्वल में रखते हैं, एक सेकंड। सिक्स एक्स प्लस 45, ये 45 इधर आएगा तो इसमें से कट जाएगा, ये बचेगा 42 इज इक्वल टू 6x। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 7, और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। समझ में आया? ये प्रोसेस तो बिल्कुल इजी है, समझ में आ रही होगी आपको। और ये हमने प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो निकाल लिया। 100 रुपये प्रिंसिपल है, 187, 1000 नहीं 187। ठीक है, 187 रुपये हमारा अमाउंट हुआ, हमें ब्याज कितना मिला 87 यूनिट का। वो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 6x प्लस 45, इसके इक्वल में रख दिया हमने, यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बाकी और तो क्या तोड़ निकालोगे आप इसका, और कोई तोड़ नहीं है इसको, सवाल को इजी वे में सोल्व करने का। क्लियर? तो देवी और सज्जनों, आज के सवाल यहीं खत्म होते हैं, बाकी सवाल हम कल करेंगे। कल इसकी लास्ट शीट होगी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो भी एडवांस लेवल के सवाल है वो कल की शीट में होंगे।